सुनील दीक्षित देशमुख, सारे पुलिस स्टेशन में इसका नाम और फोटो सर्कुलेट करवा दो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुलिस स्टेशन में इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर होगा। लवकर। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ट्रेन को इसलिए नहीं चुना था कि मुझे करण को ट्रेन का एक्सपीरियंस करवाना था, बल्कि ट्रेन को इसलिए चुना था क्योंकि मुझे प्लेन में बैठने में डर लगता था। और देख लो उसका नतीजा। प्लीज अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर ही इज सिंकिंग। सब ठीक हो जाएगा बेटा। पापा, आपको फ्लाइट ले लेनी चाहिए थी। सर ये आईडी इसी का इस्तेमाल किया था उसने होटल में कमरा बुक करने के लिए। और इसी आईडी का इस्तेमाल करके उसने टिकट भी बुक किया था। ये सुनील दीक्षित एक ही आदमी है जिसने ट्रेन में रॉबरी की और होटल में उस औरत और उस बच्ची का कत्ल किया। सर यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके पास आया था। अब तो ये केस आप ही देख रहे हैं, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सुनील दीक्षित जो अब तक खुला घूम रहा है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली अब तक? वो इसलिए शिंदे कि हमने इसे जितना शातिर समझा था ना उससे कहीं ज्यादा शातिर है ये। इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और पकड़ा भी जाएगा। सावंत सर, इस फोटो को पुलिस स्टेशन के अलावा भी हर जगह सर्कुलेट करवा दो। हर स्टेशन, हर होटल, हर गली मोहल्ले में, हर जगह चिपकाओ। ओके सर। बहुत हो गया आराम, अभी थोड़ा हाथ पैर हिलाओ और जैसे ही सुनील दीक्षित का पता चलता है तुरंत मुझे बताओ। ठीक है, जा। सलाम साहब। जा। ठीक है सर, 5 दिन हो गए, हमने अपने सारे एफर्ट लगा लिए, लेकिन उस सुनील दीक्षित का कुछ पता ही नहीं चला। और होटल की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई है। उस दिन कैमरे की सर्विसिंग हो रही थी। सर समझ में नहीं आ रहा है कि उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। सॉरी सर। चलते चलते रास्ता भटक जाना एक यात्रा की प्रवृत्ति, उसका नेचर होता है, लेकिन घूम फिरकर जहां से चले थे वहीं पहुंच जाना ये एक चौंका देने वाला मंजर है। और कुछ ऐसा ही मंजर इस वक्त पुलिस के सामने था। उनका एकमात्र सस्पेक्ट 2 हत्याओं और एक ट्रेन डकैती का जिम्मेदार इस वक्त खुद मौत की आगोश में था। जिस आरोपी का सूत्र पकड़कर पुलिस इस केस को सुलझाने की फिराक में थी, वो इस वक्त खुद एक सवाल बनकर औंधे मुंह उनके सामने पड़ा हुआ था।
जाहिर था ये खतरनाक खेल कोई और ही खेल रहा था। कौन था वो ट्रेन में था, होटल में था, और दीक्षित की मौत के पीछे मकसद लूट या हत्या या फिर कुछ और। लेकिन इन तीनों वारदात था, होटल में था और दीक्षित की मौत के पीछे मकसद लूट या हत्या या फिर कुछ और। लेकिन इन तीनों वारदातों में कुछ तो एक जैसा था। पिछले दोनों बार की तरह इस बार भी सब कुछ सेम है। इस बार भी बॉडी के पास से कुछ नहीं मिला है, ना फोन, ना आईडी, ना पर्स, कोई सामान नहीं है सर। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इसके होटल बुक करने से रूम जाने तक कौन गया कौन आया सब। ओके सर। एम्बुलेंस बुला लो। ओके सर। ये देखिए सर, ये रूम। पता है सुनील दीक्षित के नाम से भी। नहीं सर, सुनील दीक्षित नहीं, ये रूम विलासराव पाटिल के नाम से रजिस्टर था। ये देखिए उसका आईडी जो उसने दिया था। सर पुढे। ओके सर। विलासराव कौन है? मिस विलासराव पाटिल। क्या बात है? अब ये बता कि मुंबई के 2 स्टार होटल में क्या कर रहा था तू, और ये भी बता कि तू सुनील दीक्षित को कैसे और कब से जानता है। मैं किसी सुनील दीक्षित को नहीं जानता, और मुंबई में होटल में मैं रूम क्यों बुक करूं? मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं वहां पे। रिश्तेदारी पूछने के लिए नहीं आए। दीक्षित को होटल पे क्यों बुलाया था? उसका खून क्यों किया? और बिजली के तार से लोगों को मारने का तरीका कहां से सीखा तुमने? आप सीधी तरह से मुंह खोलेगा, हम खुलवाएंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। काय झालंय? आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किस दीक्षित की बात कर रहे हैं? और ये 2 स्टार होटल का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। तुम्हारी आईडी है ना? इसी आईडी से होटल बुक किया था। अब क्या बोलेगा? याद नहीं आ रहा? लेके चलो इसको। चल। एक मिनट। इंस्पेक्टर, अभी मुझे सब कुछ याद आया। 2 महीने पहले मैं भोपाल से पुणे आ रहा था। तो क्या काम करते हैं भाई साहब आप पुणे में? अब मेरा बिजनेस है। अच्छा, किस चीज का? गारमेंट्स का। अच्छा, अरे गारमेंट्स का तो रनिंग धंधा है एकदम। चलता है, अभी ऊपर नीचे होता ही रहता है। अरे भाई साहब दौड़ता है गारमेंट्स तो। नहीं, मैं भी अपना ये बिजनेस करने का सोच रहा था। अच्छा, 40 के चार संतरे। अरे संतरे वाला, ओ संतरे वाला, इधर 40 के चार संतरे। 4 लूट रहे हो तुम पब्लिक को। अरे साहब इतना माल महंगा आ रहा है, आगे से बारिश नहीं हुआ ना, संतरे नहीं है मार्केट में। चलो 4 दो। ये लो, आओ घूम के देता हूँ पैसा। 40 के चार लीजिए ना। 40 के चार लीजिए ना, आप भी लीजिए। नहीं आप खाइए। अरे लीजिए मैं लेता हूँ। अरे लीजिए ना। बाद में मैं उठा तो मेरा सर बहुत भारी था। फिर मैंने देखा तो मेरी घड़ी, मेरी अंगूठी, पॉकेट, मेरी आईडी, मेरा पूरा सामान गायब था। यहाँ तक कि उसने मेरा मोबाइल का चार्जर तक नहीं छोड़ा। फिर ट्रेन से उतरकर मैंने जाकर मेरे सामान की FIR दर्ज करवाई। हे क्या? अगले कुछ दिनों तक बिना पुलिस को बताए कहीं नहीं जाओगे। क्रॉस चेक करो इसको। इसके घर के बाहर भी एक कांस्टेबल सिविल में लगवा दो। 24 घंटे निगरानी रखो। ओके सर। और सर, अगर विलास राव उस 2 स्टार होटल में गया होगा तो वहां के CCTV फुटेज में वो जरूर दिखेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर विलास राव सच बोल रहा है तो ये जो भी है उसकी प्लानिंग की एक बात तो एकदम साफ है
पहले किसी को बेहोश करता है, फिर उसका आईडी और सामान चुराता है, और उसके बाद उसी आईडी के सहारे दूसरे शिकार को ढूंढता है। सर ये जो भी है बहुत ही शातिर है। अभी तक उसने अपना कोई भी निशान नहीं छोड़ा है और हमें दूसरों में उलझा के रखा है ताकि हम इस तक पहुंच ही ना पाए। मुजरिम चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ता है, बस हमें उसे पहचानने, उस तक पहुंचने तक की देर होती है। किसी चौराहे पर खड़े इंसान के लिए कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो किस दिशा में जाए, खासकर तब जब उसके पास कोई मानचित्र, कोई मैप ना हो। 2 स्टार होटल में संजय दीक्षित की लाश मिलने के बाद पुलिस की तहकीकात चौरस्ते पर खड़ी नजर आई, लेकिन विलास राव के यूआईडी कार्ड ने उस तहकीकात के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। लेकिन इतना तय था कि अपराधी एक प्री मेडिटेटेड यानी कि पूर्व नियोजित प्लान से अपराध कर रहा था। पहले लूट, फिर हत्या, फिर विक्टिम की आइडेंटिटी का इस्तेमाल और फिर फरार। अब पुलिस के सामने एक ही चुनौती थी, इससे पहले कि यह प्लान एक बार फिर से सफल हो, एक हत्या और एक लूट फिर सामने आए, अपराध और अपराधी पर कानून की नकेल कस दी जाए। सर हमने होटल के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर लिए हैं, उसमें विलास राव कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब कि वो सच बोल रहा है सर। कि दीक्षित और विलास राव दोनों के फोन से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, हमने दोनों के मोबाइल के IMEI नंबर टेलीकॉम कंपनी को दे दिए हैं, लेकिन सर जब से चोरी हुई है तब से इन दोनों का मोबाइल अभी तक ऑन ही नहीं हुआ है। मैं 58 साल का बूढ़ा इंसान जो दुनिया के सारे सुख दुख देख चुका है, और दूसरी तरफ 8 साल का करण, मेरा पोता जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। भगवान मेरे करण को बचा ले, देखिए कि सदा उससे मत दो, उसे बचा लो, चाहे तो मेरी जिंदगी ले लो भगवान, मेरी जिंदगी ले लो, करण को बचा लो। पापा प्लीज अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए, ये बहुत मुश्किल घड़ी है, संभालिए अपने आप को। हमें एक बात बतानी थी आप लोग को। कहिए सर। जिसे हम क्रिमिनल समझ रहे थे, सुनील दीक्षित, जो आप लोगों के साथ उस दिन ट्रेन में भी था, जिसके साथ आप लोगों ने खाना शेयर किया था, उसका मर्डर हो गया है। और ये मर्डर भी उसी व्यक्ति ने किया है जिसने आप लोगों को बेहोशी की दवा दी थी। तो फिर वो है कौन? वो जो भी है अभी हमारी नजरों से भी बचा हुआ है। आप उस दिन को याद करने की कोशिश कीजिए। उस वक्त वो आप लोग के साथ ट्रेन में ही मौजूद था। कोई ऐसी बात जो आप बताना भूल गए हो। देखिए, हमारे लिए छोटी से छोटी बात भी बहुत अहमियत रखती है। लक्ष्मी, तुम्हें कुछ याद आ रहा है जो मैं उस दिन के बारे में कुछ बताना भूल गया हूं? कुछ भी? कोई बात, कोई गाना, कोई आवाज, बहुत सारे लोग थे उस दिन। उनकी बातें, उनकी हरकतों को याद करने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपके करीब आने की कोशिश कर रहा था, या ऐसी कोई भी बात। और मुझे याद आ रहा है उस दिन हम सबने कुल्फी भी खाई थी। 10-10 रुपए कुल्फी, एक केसर मलाई कुल्फी, एक कुल्फी, एक अरे कुल्फी वाले, इधर इधर। आया सर। मलाई मार के दो। हाँ, ये लो साहब। अरे भाई कुल्फी वाले, 3 कुल्फी हमें भी दे देना। नहीं, मैं 2 कुल्फी दूंगा, 2 कुल्फी। ओहो, 2 ले 4। अरे 2 का 4 ये ले भाई। लो लो बेटा, लो, ये लो। ये लीजिए भाई साहब, आप भी लीजिए। जी नहीं, मैं अरे लीजिए साहब। अब भी मेरा बुखार उठ रहा है, अभी थोड़ा सर्दी भी है, कुल्फी खाऊंगा तो गला जम जाएगा। आप लोग लीजिए। अच्छा ठीक है, ये 1 2 3, हाँ लो बेटा, ये लो। हाँ, एक केसर मलाई पिस्ता वाले कुल्फी। क्या आप वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें देखेंगे तो पहचान लेंगे? मसलन जिसने कुल्फी वाले को आवाज दी थी, या वो कुल्फी वाला? हाँ, मैं पहचान लूंगा, देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। जिसने उस कुल्फी वाले को आवाज दी थी, उससे तो शायद मैंने बात भी की थी, पर
ज्यादा नहीं। थैंक यू भाई। आपने कुल्फी वाले को बुलाया, बच्चा मेरा खुश हो गया, वरना ये स्टेशन पे मुझे जरूर उतार देता। अरे थैंक यू की क्या बात है अंकल जी, बच्चा खुश हो गया ना बस। मैं उसे पहचान लूंगा, देखूंगा तो पक्का पहचान लूंगा। सावन सर, इन्हें लेके पुलिस स्टेशन चलते हैं। होटल की जितनी भी फुटेज इन्हें दिखाते हैं, अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद था, इन्हें ये पहचान ले, तो हम उसके गिरबान तक पहुंच सकते हैं। राइट सर। नहीं इंस्पेक्टर, इन सब में कोई नहीं। एक मिनट स्टॉप। रिवाइंड कीजिए। बस रोकिए। यही है वो आदमी, इसी ने कुल्फी वाले को आवाज दी थी और इसे ही मैंने थैंक यू बोला था। ये सावन सर, इसकी तस्वीर निकलवाओ और हर पुलिस स्टेशन भेजो। पूरे शहर में इसकी तस्वीर लगवाओ, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। ओके सर। हमें पता करना है ये आदमी कौन है और कहाँ रहता है। राइट सर। एक मिनट सर, रेलवे रिजर्वेशन चार्ट भी चेक करो, इसका बर्थ नंबर पता करो। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसने किसी और की आईडी से टिकट बुक कराया हो सकता है, बट वी कांट लीव एनी चांस। ओके सर। अजय, मैंने उसे पहचान लिया बेटा, जिसने हमारे करण को यहाँ तक पहुँचाया ना बेटा, हॉस्पिटल तक। हाँ, मैंने उसे पहचान लिया। मैंने पुलिस को भी उसका चेहरा, उसकी पहचान बता दी। अब जल्दी ही उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी और हमारा करण बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो उसे पकड़े या छोड़ दे, करण अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मजाक उड़ा रहे हो। मैं आप दोनों से बात ही नहीं करूंगा और नहीं कुछ खाऊंगा। मैं 2 कुल्फी लूंगा, 2 कुल्फी। यात्रा का मकसद है मंजिल, और अगर मंजिल ना मिले तो यात्रा बेमानी है। और अगर राह में कोई हमसफर खो जाए तो कुछ पलों के लिए यात्री और रास्ते दोनों अंधकार में डूब जाते हैं। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते मासूम करण ने आखिर दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने उम्मीद की रोशनी में जीते उसके परिवार, खासकर उसके दादा को सदमे के अंधकार में डुबो दिया। अभी अभी तो दादा ने सीसीटीवी फुटेज में असली मुजरिम को पहचाना था और उन्हें लगा था कि अब ये सिर्फ केस ही नहीं सुलझेगा बल्कि करण भी अपने घर लौट आएगा। और पुलिस की तहकीकात भी अब सही अंजाम की तरफ चल पड़ी थी। पर करण की तरफ आती मौत को कोई नहीं रोक सका, लेकिन कई और मासूमों की तरफ बढ़ते उस शातिर अपराधी के कदमों को पुलिस शायद अब रोक सकती थी। सर विलास राव के मोबाइल पर हरकत हुई है, उसी नंबर पे जिसका IMEI नंबर हमने टेलीकॉम कंपनी को दिया था। सर फोन 2 दिन पहले एक्टिव हुआ है, वो भी 5 मिनट के। उन 5 मिनटों में हजारों मैसेजेस आए हैं सर, ज्यादातर कंपनी के प्रमोशनल मैसेज। मतलब हमारे मतलब का कुछ भी नहीं मिला है सर। उन मैसेजेस में से एक मैसेज केबल कंपनी का भी था। ये रहा उसका एड्रेस। अपना पुराना हिसाब मांग रहा था, वरना कनेक्शन काट देता। सर मोबाइल फोन भी इसी लोकेशन पे ऑन हुआ है, नायगांव ईस्ट। इसको पहचानते हो? अरे साहब, इसको कैसे नहीं पहचानेगा साहब। मेरा 6 महीने से पैसा रोक के रखेला है। फैसले के लिए फोन करता हूँ साहब, फोन उठाता नहीं साहब। इसके फिर उसको मैं मैसेज भी किया, लेकिन मैसेज का भी कोई जवाब नहीं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विनय गुप्ते। क्या? विनय गुप्ते। एड्रेस बताओ। अरे ये बाजू में देता हूँ सबको, लिख के देंगे क्या आपको? हाँ बिल्कुल लिख के देता हूँ आपको, मैं लिख के देता हूँ।
बहुत लोसा करते हैं साहब, बहुत लिचड़ आदमी है साहब, एकदम फटा फैला है साहब। हाँ साहब देता है, बहुत खोज के देता है साहब। इसको आप सजा देंगे ना साहब आप, तो मेरे को दिल में बहुत ठंडा लगेगा साहब। मेरा भी पैसा खा के बैठा है। ये लीजिए साहब, ये। थैंक यू। काका, इस आदमी को पहचानते हैं? हाँ, इसे सामने रहता है। अच्छा, आज दिखा था या नहीं दिखा था? हाँ, आज सुबह देखा था। सर, आज सुबह विनय यही था। पुलिस 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 का को इधर? इसे पहचानती हो? हाँ साहब, मेरे जीजू हैं। कहाँ है? साहब जीजू और दीदी गांव को गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, 8-10 दिन में आ जाएंगे। 15 दिन से गए हैं? तो तुम यहाँ उनके घर में क्या कर रही हो? अंदर कौन कौन है? और साहब और कोई नहीं है साहब, मैं अकेली हूँ साहब। मैं और मेरी बेटी इधर ही रहते हैं। मेरा हस्बैंड नहीं है ना साहब, उसको ऑफ हुए बहुत टाइम हो गया, तो मेरी बेटी भी उनके साथ ही गांव को गई है साहब। तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? साहब पिछले महीने 7 साल की होगी। अपनी बहन और बेटी की तस्वीर लाओ। साहब तस्वीर मैं कहाँ से लाऊंगी साहब? तस्वीर नहीं है। मतलब तुम यहाँ रहती हो, वो लोग यहाँ रहते हैं, उन दोनों की तस्वीर नहीं है? सब तस्वीर है ना साहब, वो तस्वीर वो गांव को लेकर गए साहब। देखो, अगर तुम फोटो लाओगी तो ठीक है, हम अगर ढूंढेंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। सब आप काहे को तकलीफ करते सब? मैं ढूंढते ना सब। सर, ये तो उन्हीं दोनों की तस्वीर है जिनकी लाश मरियम होटल में मिली थी। क्या जानते हो इनके मर्डर के बारे में? साहब काय बोलते तुम ही? ये मेरी बेटी और मेरी बहन दोनों गांव गए हैं, 8-10 दिन में आ जाएंगे। 10 दिन में आ जाएंगे ना? तो फिर पड़ोसी क्यों बोल रहे हैं कि विनय को कल शाम में भी देखा था और आज सुबह भी? ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको ट्रीटमेंट चाहिए। अरेस्ट कर इसको। अरे साहब मैं कुछ नहीं की साहब, मैं बता दी हूँ साहब, मैं कुछ नहीं की। आई शपथ मैं कुछ नहीं की साहब। जो किया मेरा जीजा किया साहब, वो जो बोला करने को बस मैं वो की। अब मुझसे एक गलती जरूर हो गई साहब कि मैं उससे प्यार करती हूँ साहब, और बाकी आई शपथ साहब मैंने कुछ नहीं किया। तेरी वजह से 2 लोगों की जान गई और तू कहती है तूने कुछ नहीं किया, जिसमें तेरी एक अपनी बहन थी और तेरी बेटी। तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, पुलिस की मदद कर और अपनी सजा कम करवा। बोल, क्या बोलती है? हाँ बोल। किधर है तू? क्यों, क्या हो गया? तेरे को पता है क्या, पुलिस आई थी, पूछताछ कर रही थी तेरे बारे में। तू देख, तू जल्दी से घर आ जा, अभी हमें निकलना पड़ेगा। पता चला फिर से आ गई तो? सुन, तू डर मत, मैं आता है अभी। पन तू मेरे आने के पहले किधर भी जाने का नहीं, समझी ना? बहुत खतरा है अभी। हाँ, तू सामान पैक कर, मैं आता है। बर आ जल्दी। हाँ बाय। क्या कर रहा है? तेरा खेल खलास हो गया रे।
मैं तो वही कर रहा था साहब जो मेरे को विनय बोल रहा था। मेरे को फ़ोन करके बुलाया साहब और मेरे को ये बैग दिया और बोला इसका गेम बजाने का है, और गेम बजाने के बाद इधर से कल्टे हो जाएंगे, किधर तो भी निकल जाएंगे। मेरे को स्टेशन पे आने को बोला साहब। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं साहब, सब वो विनय का लफड़ा है साहब। वो खुद तो भाग गया साहब, मेरे को फंसा गया इधर। अबे कौन सा स्टेशन गया? दादर साहब। मुकेश, बहुत जल्दी है ना जाने की? 17 नहीं खाएगा क्या तू? लगा तेरे को बच जाएगा। साहब, सोनम मेरी बीवी की छोटी बहन है। मेरे को मालूम पड़ा कि उसका पति ऑफ हो गया और मकान उसके नाम पे ही है। जिधर से आप लोग उसको लेकर आए थे वही घर। फिर मैं उसको पटाया और अपनी बीवी और उसकी बेटी को ठिकाने लगाया। सोनम को भी ठिकाने लगाने वाला था, पर उससे पहले हम लोग आ गए। अरे ट्रेन रॉबरी कौन बोलेगा? तू है इलेक्ट्रिशियन, सोचता कैसे ये सब? साहब, हम इंजेक्शन से फ्रूट के अंदर बेहोशी की दवाई मिलाते थे। शक नहीं होता था लोगों को कि स्टेशन पे बिकने वाले फल में भी बेहोशी की दवाई हो सकती है। लोग खुशी खुशी खरीद के खा जाते थे और जब वो बेहोश हो जाते थे तो मैं उनका सारा सामान लेकर चला जाता था। और मलाई के जिस डब्बे में हम कुल्फी मिलाते थे उसके अंदर बेहोशी की दवाई होती थी, इसलिए आज तक हमको कोई पकड़ नहीं पाया। ये सब तो समझ में आया। सुनील दीक्षित को क्यों मारा तूने? वो अपनी गलती से मारा साहब। मैं सिर्फ उसे बेहोश करना चाहता था, लेकिन उसने कुल्फी नहीं खाई। आप भी लीजिए। जी नहीं, मैं अरे लीजिए साहब। अब भी मेरा बुखार उतरा है, अभी थोड़ा सर्दी भी है। कुल्फी खाऊंगा तो गला जम जाएगा। मेरे को बस उसका आईडी चाहिए था। सब सो गए। रात भर उससे बातचीत करनी पड़ी मेरे को, और मेरे को मालूम पड़ा कि उसको नौकरी की जरूरत है। और मैं उसको बोला कि होटल में 25,000 रुपये लेके आ जा, तो मैं नौकरी करवा देगा। और अगले दिन मेरे बताए होटल में वो 25,000 रुपये लेकर आ गया। मैंने उसकी नज़रों से छुपकर उसके चाय में बेहोशी की दवाई डाल दी, जिसे पीकर वो बेहोश हो गया। और फिर मैंने इलेक्ट्रिक तार वाले तरीके से उसकी जान ले ली। ये तार वाला आइडिया एक तमिल फिल्म देख के आया था और मेरे को ये स्टाइल बहुत जचा। सॉरी साहब। तेरे जैसे जल्लाद को तो सीधा फांसी पे लटकाना चाहिए। जिंदगी का सफर कई मंजिलों से गुजरता है। राह में कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अनजाने कुछ पहचाने। लेकिन यात्रा सफल रहे इसके लिए कुछ नियम शाश्वत है। यात्रा में किसी से विवाद, कोई तकरार ना करें, मिलजुल कर चलें। लेकिन किसी पर इतना भी विश्वास ना करें कि वो आपका फायदा उठाए, आपको नुकसान पहुंचाए। यानी कि विश्वास करें, लापरवाही नहीं। ट्रेन और बसों में अक्सर लोग किसी अजनबी द्वारा दी गई खाने पीने की चीजें ग्रहण कर लेते हैं। यह गलत है। कोई भी व्यक्ति आपको खाने की चीज कितने भी प्यार से क्यों ना दे, आप उसे ना लें। विनय और उसके साथी पर आईपीसी की धारा 201, 302, 328, 392, 394, 465, 468, 473 और धारा 120 बी के तहत सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि हम यात्रा करते हैं जिंदगी से दूर जाने के लिए नहीं,
बल्कि जिंदगी को पाने के लिए। पर फिर उसकी पहली शर्त यह है कि जिंदगी आबाद रहे। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।